हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेल्फेस। तो आज हम अपने लॉजिकल रीजनिंग पजल्स वाले में डे 9 पर आ चुके हैं। 8 पजल्स हम कवर कर चुके हैं अलग अलग टाइप की। वो पजल्स आप लोगों ने कवर कर ली होंगी आई होप। अभी तक नहीं किए तो जाकर के टाइमर लगा करके कर लीजिए। हम स्टार्ट करते हैं डे 9 की पजल। देखिए आज की पजल किस बारे में है। कह रहा है 8 बंदे हैं ABCDPQRS sitting around a rectangular table in such a way that 4 persons sit on each of the 4 corners and other 4 persons sit on the middle of each side। ठीक है, तो हमने सर्कुलर कर लिया था, हमने ट्रायंगुलर कर लिया था, बट उसमें क्या था कि सबका फेस एक ही डायरेक्शन में था, टुवर्ड्स द सेंटर। बट इस वाले में इसको चाहे आप स्क्वायर टेबल समझ कर लो या रेक्टेंगुलर टेबल। मैंने आपसे कहा था लास्ट क्लास में भी जब हम ट्रायंगुलर वाली बात कर रहे थे कि क्लोज्ड एंटिटी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो आपका सारा सर्कुलर में ही होता है। ठीक है, चाहे वो रेक्टेंगल दे दे, स्क्वायर दे दे, सर्कल दे दे या ट्रायंगल दे दे, पेंटागन वगैरह भी दे सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, हेक्सागन पेंटागन भी दे सकता है। ठीक है, तो इस वाली पजल में हमारे पास जो अलग चीज़ है वो ये कि 4 कॉर्नर्स हैं, 4 साइड हैं। अब यहाँ पर अगली लाइन में अलग चीज़ है, द वन who sits at the corner of the table faces opposite to the center of the table and the one who sits at the middle of the table face towards the center of the table। ओके, कॉर्नर वाले बंदों का फेस अवे है सेंटर से और जो मिडिल में बैठे हैं लोग उनका फेस टुवर्ड्स द सेंटर है। ठीक है, तो उसमें इट्स लाइक कि कुछ लोग नॉर्थ है, कुछ लोग साउथ है, ऐसा हम लीनियर में करते हैं ना, तो सेम सर्कुलर में भी है कि कुछ का फेस सेंटर की तरफ है, कुछ का फेस अवे फ्रॉम द सेंटर है। ठीक है, उससे ऑब्वियसली राइट लेफ्ट में फ़र्क पड़ता है, इसीलिए हमें ध्यान से करने की ज़रूरत है। तो पहले तो फटाफट से टेबल बना लेते हैं हम। रेक्टेंगुलर टेबल है, स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो 8 बंदे उसने इस हिसाब से बोले हैं, 4 कॉर्नर्स, 4 मिडिल में। ठीक है, अब ध्यान से जिनका जिस साइड बोला है उसी साइड कीजिएगा। जो कॉर्नर वाले बंदे हैं वो ऑपोजिट टू द सेंटर ऑफ द टेबल। ऑपोजिट टू द सेंटर ऑफ द टेबल का मतलब है अवे फ्रॉम द सेंटर, एंड जो मिडिल में है फेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टेबल। ठीक है, तो मिडिल वालों का फेस ऐसे है। आई होप समझ आ गया इसमें फ़र्क कहाँ पर। ठीक है, तो ये तो हमारा अरेंजमेंट है। पर्सन सिटिंग ऑन ऑपोजिट साइड्स आर एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर, मतलब ये कॉर्नर वाला और ये कॉर्नर वाला एग्जैक्टली ऑपोजिट, नॉर्मल बात बोल रहे हैं। ठीक है, ओके, यहाँ से है हमारा प्रॉपर जो अरेंजमेंट हमें बिठाना शुरू करना है। ठीक है जी, कहता है क्यू सिट्स इमीडिएट टू द राइट ऑफ डी। क्यू डी के इमीडिएट राइट में है। अब ऐसी वाली पजल्स में क्या होता है कि कहाँ जहाँ पर कुछ लोग अवे फ्रॉम द सेंटर है, कुछ टुवर्ड्स द सेंटर है, तो अगर मुझे किसी का ओरिएंटेशन मिल जाए वहाँ से स्टार्ट करना ज़्यादा बेटर है। ओरिएंटेशन का मतलब है जहाँ से किसी बंदे की पोजीशन कि वो टुवर्ड्स द सेंटर फेस करके बैठा है या अवे फ्रॉम द सेंटर। क्योंकि अगर मान लीजिए कि मैंने एज्यूम कर लिया टुवर्ड्स द सेंटर वाला, एंड देन लास्ट में आते 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 पता चला कि उसका फेस तो अवे फ्रॉम द सेंटर होना चाहिए था, तो पूरा अरेंजमेंट दोबारा बनाना पड़ जाता है। जहाँ सारे लोग एक ही डायरेक्शन में फेस करके बैठे वहाँ तो कहीं से भी शुरू कर लो, सबका एक ही डायरेक्शन में फेस है। ठीक है, बट जहाँ एक इधर है और एक इधर बैठा है, एक अवे फ्रॉम द सेंटर, एक टुवर्ड्स द सेंटर बैठा है, तो वहाँ पे अजम्पशन में बेटर अप्रोच होती है वहाँ से स्टार्ट करो जहाँ से किसी की डायरेक्शन मिल पा रही है आपको। नहीं किसी की मेंशन है तो फिर अब आपको ऑब्वियसली रिस्क लेना पड़ेगा। एक केस आप टुवर्ड्स द सेंटर का बना लो, एक केस अवे फ्रॉम द सेंटर का बना लो, कहीं ना कहीं तो एलिमिनेट हो ही रहा होगा। ठीक है, तो अगर मैं फटाफट से स्किम करूँ, आपकी अप्रोच में ये चीज़ का ध्यान रखना। देखो, हमें सिर्फ पजल नहीं सॉल्व करनी है, पजल फास्ट कैसे सॉल्व करनी है वो चीज़ भी साथ साथ सीखनी है। ठीक है, तो अगर मैं फटाफट से स्किम करूँ, मुझे डी की ओरिएंटेशन नहीं दे रखी, सी आर सी की नहीं है, बट आर सी सिट्स ऑपोजिट टू ईच अदर बोल रहा है हमें। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी हु डज नॉट सिट नियर टू डी, सी सिट्स नियर टू क्यू, हु फेसेस टू दी सेंटर, एस हु फेसेस टू द सेंटर। यहाँ से हमें एक बंदे की डायरेक्शन मिली, हमें किसी भी बंदे की डायरेक्शन नहीं मिली थी, हमें एस की डायरेक्शन मिल गई है, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है 2 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड एस। डी और एस के बीच में 2 लोग हैं। हु नियरेस्ट सब्जेक्ट के लिए होता है, यानी एस के लिए है। एस फेसेस टू द सेंटर, यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा आप। तो एस फेसेस टू द सेंटर, एस को यहाँ पे कर लिया। अब 2 बंदे डी और एस के बीच में हैं। अब एस के राइट साइड में जाऊंगी तो 2 बंदे छोड़ करके डी इधर भी बैठ सकता है, और एस के लेफ्ट साइड में जाऊंगी तो 2 बंदे छोड़ करके डी इधर भी बैठ सकता है। तो एक और अरेंजमेंट फटाफट से बना लेते हैं दोनों के लिए, बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी, छेती छेती बना लेंगे हम। देखो या वे है ना,
ये मैंने एस मान लिया, 2 लेफ्ट साइड पर छोड़े तो डी को इधर मान लिया। आई होप समझ आ रहा है आपको। ये ऊपर की तरफ हमारा रफ वर्क है एंड ये एस एक केस में हमने, दिस इज केस 1, केस 1 में हमने एस के राइट साइड में डी माना है। दिस इज आर केस 2 जिसमें हमने एस के लेफ्ट साइड में डी माना है। ठीक है, तो लास्ट लाइन हम मैप कर चुके हैं। अब हम इन्फॉर्मेशन की फर्स्ट लाइन पर आएंगे। क्योंकि हमें डी मिल गया तो हम डी से क्यू को इजीली मैप कर लेंगे। ठीक है, कहता है क्यू सिट्स इमीडिएट टू द राइट ऑफ डी, डी के इमीडिएट राइट में है, राइट। ठीक है जी, केस 1 में डी इधर बैठा है, इसका राइट पड़ेगा इधर की साइड पे जहाँ मैंने अभी आपको एरो बनाया है, इमीडिएट है तो क्यू इधर आ जाएगा। ठीक है, केस 2 में डी का राइट पड़ेगा इधर की साइड पर। आप अपने आप को एज्यूम कर लो कि आप इधर बैठे हो डी की साइड पे, तो आपका फेस ऐसे, आपका फेस बाहर की तरफ है, राइट हैंड ऐसे जा रहा है, तो डी का राइट इधर पड़ेगा। ठीक है, तो क्यू आ गया हमारा इस डायरेक्शन में। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? फिर कहता है आर एंड सी आर ऑपोजिट टू ईच अदर। ठीक है जी, आर सी एक दूसरे के आमने सामने है। अब केस 1 में देखूं तो केस 1 में आमने सामने की जगह देखो, ये तो यहाँ पर है, इसके ऑपोजिट आर सी लूँ तो इसके ऑपोजिट सी आर की जगह खाली है। इधर लूँ तो इधर इसके सामने, इधर आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं पॉइंटर से दिखा देती हूँ। अगर मैं इस वाली पोजीशन पर लूँगी यहाँ पर, तो यहाँ आर सी पॉसिबल नहीं है, उसके सामने एस है। इधर डी बैठा हुआ है तो उसके सामने आर एन सी नहीं ले सकती, इधर क्यू बैठा हुआ है। तो केस 1 में तो आर एन सी जो है एक ही उसमें जा सकता है, तो इधर आर या सी में से एक होगा, सी एन आर में से। ऑपोजिट की दोनों बंदों की ऑपोजिट जगह सिर्फ एक ही केस में खाली है, केस 1 के अंदर। ठीक है, अब केस 2 में हमारे पास 2 जगह खाली है। एक तो दिखाती हूँ, एक तो क्यू के जस्ट इमीडिएट लेफ्ट साइड में, क्यू के इमीडिएट लेफ्ट साइड में खाली है, और एक बिल्कुल ये वाले सेंटर की तरफ खाली है, इसके आमने सामने खाली है, और क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में भी आमने सामने खाली है जगह। तो आर सी इधर भी बैठ सकते हैं, आर सी इधर भी बैठ सकते हैं। ठीक है, बट अगर मैं ये वाली लाइन देखूँ, सी सिट्स नियर टू क्यू, ठीक है, ये वाली लाइन है ना, सी जो है वो क्यू के नियर है, सेकेंड लास्ट लाइन, तो वहाँ से हम केस को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो सेकेंड केस में सी को क्यू के लेफ्ट साइड पर बिठा देंगे एंड उसके ऑपोजिट आर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली केस 1 में क्यू के लेफ्ट साइड पर सी आ गया, यहाँ से हम आर को एलिमिनेट कर देंगे और उधर आर आ जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। दोनों केस अभी तक हमारे सही वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये लाइन कहती है ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी हु डज नॉट सिट नियर टू डी। ये हु किसके लिए है? बी के लिए। ए और बी के बीच में एक ही बंदा है और बी जो है वो डी के साथ नहीं बैठता। ठीक है जी, हमारी सारी लाइंस मैप हो चुकी है, सारी इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट दिस वन। ठीक है, केस 1 की बात करते हैं। केस 1 में डी के पास मुझे बी को नहीं बिठाना, तो यहाँ पर मेरा बी नहीं आ सकता, तो बी के पास केवल यही 2 जगह खाली है, इन दोनों में से किसी एक जगह पर बी आएगा, राइट। बट अगर मैंने बी को इधर एज्यूम कर लिया तो एक छोड़ करके एक ही जगह न इधर एस की तरफ खाली है, बिकॉज इधर सी बैठा है और उधर आर बैठा है, तो यहाँ तो बी को एज्यूम नहीं कर सकते, तो इस केस में बी इधर आ जाएगा एंड एक छोड़ करके इधर ए आ जाएगा, राइट। आर के राइट साइड में ए आ जाएगा एक छोड़ करके, तो बची जगह पे बचा बंदा हु इज पी। ठीक है जी, केस 1 हमारा पूरा बन गया, कोई हमारी इंस्ट्रक्शन वॉयलेट नहीं हो रही है। अब केस 2 देखते हैं। केस 2 क्या कह रहा है? डी के साथ में बी नहीं है। ठीक है, तो डी के साथ में बी नहीं है, आर और डी के बीच की जगह खत्म हो गई हमारी। अब हमारे पास ये 2 जगह बची हैं, तो बी या तो इधर आएगा या इधर आएगा, राइट। अब अगर मैं बी को इधर मैंने लेट कर लिया कि बी इधर बैठा है, समझ आ रहा है कहाँ पर? सी के जस्ट राइट साइड में बी को मैंने मान लिया, तो एक छोड़ करके एस है और उधर की साइड एक छोड़ करके क्यू है, एक ही जगह नहीं है, तो ये केस नहीं बनेगा। अब चलिए एस की तरफ से मान लेते हैं। बी को मैंने एज्यूम कर लिया एस के राइट साइड में, तो एक छोड़ करके आर है और इधर साइड एक छोड़ करके सी है, ए को तो बिठाने की जगह ही नहीं मिली यहाँ पर, तो यानी केस 2 इज एलिमिनेटेड। केस 2 यहाँ पर इस लास्ट लाइन पर आकर के, मतलब ये जो लास्ट से थर्ड लाइन है, यहाँ पर आकर के हमारा अटक गया कि बी और ए के बीच में एक की जगह नहीं मिल पा रही थी। ठीक है, जबकि केस 1 हमारा पूरा बन गया था, राइट। क्लियर हो गया? तो कुछ भी नहीं है, ज़्यादा मुश्किल पजल नहीं थी, बट येस इसमें थोड़ा सा केस था। डिपेंड करता है आप अप्रोच कहाँ से कर रहे हो। अगर आपने इनिशियली अप्रोच डी वाले पॉइंट से कर लिया होता कि डी के इमीडिएट राइट में क्यू है
और अगर आप डी को सेंटर पर बिठा देते तो कहीं ना कहीं केस एलिमिनेट हो रहा होता और आपका नहीं बनता, फिर आपको दोबारा से डी को अवे फ्रॉम द सेंटर एज्यूम करना पड़ता, तो वो दोबारा से रीडू वर्क होता। एक आप यहाँ पर अटक सकते थे, जो भी आप अटके हो कि जहाँ पर आप बी डी के बीच में आ गए, मतलब बी और ए के बीच में एक ही बंदा है, तो एक केस यहाँ बना हमारा। तो इस केस से अगर आपने अप्रोच सही से किया है तो एटलीस्ट एक आधा केस आपने एलिमिनेट कर दिया होगा। बाकी ज़्यादा मुश्किल पजल नहीं है, इसको दोबारा से आराम से देखो, पेस स्लो करके देखो, कुछ इशू आता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अभी हम इसके फटाफट से क्वेश्चंस देखते हैं। मुश्किल तो नहीं लग रही ना पजल्स? अभी भी दिक्कत तो नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि पजल्स के नाम से डर लग रहा है, ऐसा लग रहा हो कि भैया पजल्स तो होती ही नहीं है हमसे, कहाँ से आ जाती है और क्यों आ जाती है सेक्शंस में? तो अगर ऐसा अभी भी लग रहा है तो बताइए, हम थोड़ा सा और आराम से और थोड़ा पेस लेके करेंगे कि भाई थोड़ा आसान लेवल की भी मैं मिक्स करूँगी इसमें, बट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इतने लेवल की तो आपको करनी ही पड़ेगी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को एस कर रहे हैं, बी बैंकिंग का हो, MBA एंट्रेंस एग्जाम हो, तो इन सब में तो ये आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो चलो हम फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 66, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी। ओके, पी के थर्ड राइट में, पी हमारा है बी और एस के बीच में, इसका राइट पड़ेगा इधर की साइड पर, ठीक है, बी की तरफ। थर्ड राइट मतलब दो छोड़ करके, तो ए बैठा है थर्ड राइट में, तो ए ऑप्शन वुड बी माई करेक्ट आंसर। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन पी एंड क्यू व्हेन काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ पी। ऑब्वियसली ये पता होना चाहिए कि पी के लेफ्ट से पूछ रहे हैं कि क्यू के लेफ्ट से, पी के राइट से कि क्यू के राइट से, कहाँ से मुझे गिनना है इन दोनों के बीच में बताने के लिए, ठीक है। पी का लेफ्ट पड़ेगा इधर साइड पर, ठीक है, तो पी के लेफ्ट साइड से पी और क्यू के बीच में बैठे हैं दो लोग, एस एंड सी, ठीक है, तो 2 people यानी बी ऑप्शन इज माई करेक्ट आंसर। 4 ऑफ द फॉलोइंग सर्टेन वे हैंस फॉर्म अ ग्रुप डज नॉट बिलोंग टू द ऑड वन आउट निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में ऑड वन आउट ओरिएंटेशन यानी डायरेक्शन के बेस पर होता है, तो 4 हो सकता है कि सेम डायरेक्शन फेस करके बैठे और एक अवे अलग डायरेक्शन, मतलब 4 सेंटर हो, एक अवे और वाइस वर्सा, ठीक है। तो नाम क्या है, RDPCB, ठीक है जी। R away from the center, D away from the center, P away from the center, C away from the center, B towards the center, तो B is odd one out, right? बाकी सारे away from the center हैं, देख लो। Which of the following is not true regarding P? P के रिगार्डिंग क्या ट्रू नहीं है, ये नॉट शब्द पढ़ना जरूरी है, जल्दबाजी में गड़बड़ नहीं कर देना, ठीक है। कहता है C sits second to the left of P, yes, P का लेफ्ट पड़ता है इधर, सेकंड मतलब एक छोड़ करके, yes, P sits second to the left of B, करेक्ट है। P sits immediate to the right of B, B के इमीडिएट राइट में है, B देखो, yes, B ऐसे है, अंदर की तरफ फेस करके बैठा है B, ठीक है, ऐसे अंदर की तरफ फेस है, तो उसका राइट इधर साइड पड़ेगा, लेफ्ट इधर साइड पड़ेगा, ठीक है। आपको मेरी मिरर इमेज दिख रही हो सकती है, बट ऐसे अगर टुवर्ड्स द सेंटर फेस करके बैठा है B, तो इधर राइट है, नीचे की तरफ एंड ऊपर की तरफ लेफ्ट पड़ रहा होगा, तो P जो है वो B के राइट में आ रहा है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी करेक्ट है, मुझे नॉट करेक्ट निकालनी है, तो ना A आंसर है मेरा, ना B आंसर है। C कहता है D सिट्स ऑपोजिट टू P, यस, D और P ऑपोजिट बैठे हैं, ये भी करेक्ट है, तो ये भी आंसर नहीं है। 2 person sit between P and R when counted to the left of R, counted to the left of R, left of R, लेफ्ट ऑफ R है ना, हाँ सॉरी मुझे लेफ्ट ऑफ P लगा, लेफ्ट ऑफ R, यस, R का लेफ्ट इधर पड़ता है, तो R के लेफ्ट से जब देखेंगे 2 person, ये ओनली 1 person is sitting, इसलिए 2 person लिखा है ना, यस, तो दिस इज द इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, राइट, हमने सही पढ़ा ना, वन काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ R, 2 person P and R, लेफ्ट ऑफ R तो इधर पड़ गया, 2 person नहीं है P और R के बीच में, ओनली 1 person इज देयर, तो दिस इज माई करेक्ट आंसर। अगर ये भी गलत होता तो मैं ई मार्क करती हूँ, ऑल आर ट्रू, ठीक है, तो डी ऑप्शन इज माई करेक्ट आंसर, ध्यान से देखना। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ R विद रिस्पेक्ट टू Q, ओके, Q के रिस्पेक्ट में R की पोजीशन क्या है, Q है हमारा इधर, R है हमारा इधर, तो अगर हम इस साइड से चले तो Q का राइट साइड पड़ता है, तो राइट से थर्ड है, 1 2 3, 2 छोड़ करके तीसरे नंबर पर है, और अगर लेफ्ट साइड से चले तो 5th नंबर पर है, बीच में 4 छोड़ दिया ना उसने, तो 5th टू द लेफ्ट या 3rd टू द राइट, ठीक है जी, 3rd टू द राइट, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर, ठीक है, 3rd टू द राइट हमें दिया हुआ है, तो ध्यान से कीजिएगा इन क्वेश्चंस को। कई बार क्या होता है कि हमने 2 छोड़ दिया, हम उसको सेकंड टू द राइट पढ़ रहे हैं, ठीक है, छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं पजल सॉल्व करने के बाद भी, और ऐसा ज़्यादातर प्रेशर में होता है कि जब हम पेपर में सॉल्व कर रहे होते हैं, मॉक में सॉल्व कर रहे होते हैं,
तो जल्दबाजी होती है। तो पजल तो सही बन गई, बट उसमें भी बहुत से बच्चे बोलते हैं अरे केयरलेस मिस्टेक हो गई, क्वेश्चन तो आसान था, पजल भी सही बन गई। तो ऐसा बहुत बार होता है बच्चों का कि पूरी पजल सही करी है, 5 में से 4 क्वेश्चन सही है, 1 क्वेश्चन गलत। ऐसा हो कैसे सकता है? जब आपने पजल सही बनाई, 4 क्वेश्चन सही करे, तो 1 क्वेश्चन तो ऑब्वियसली केयरलेस मिस्टेक से गलत हुआ। बट आप ध्यान दो कि एक एक क्वेश्चन ड्यू टू नेगेटिव मार्किंग आपको कॉस्ट करता है। आता हुआ नंबर भी गया और नेगेटिव मार्किंग भी ले गया। तो प्लीज़ फाइट फॉर ईच एंड एवरी मार्क। एक एक क्वेश्चन के लिए लड़ेंगे, तब जा करके वो विनर वाला एटीट्यूड आएगा आपका, ठीक है? तो ऐसा मत सोचो कि अरे यार एक ही तो क्वेश्चन गलत हुआ है, 2 ही तो गलत हुए हैं, इतने सारे तो सही हो गए। नहीं, अच्छी बात है इतने सारे सही हो गए हैं आपके, बट देन ऑल्सो यू शुड बी लाइक, ऐसे अंदर से होना चाहिए कि यार एक गलत हो कैसे गया, मतलब वो वाला एटीट्यूड हो रखना पड़ेगा आपको, तभी जा करके वो वाले कट ऑफ वाले मार्क्स जो निकलते हैं कि किसी की 100 में से 70 कट ऑफ जा रही है या 200 में से 150 कट ऑफ जा रही है, तो वो क्लियर कर पाते हो आप। CMAT वाले पेपर में अगर आपके 300 नंबर आ रहे हैं तो आप इतना अच्छा परफॉर्म कर लोगे, तो वो तो तभी पॉसिबल है जब एक एक नंबर एक एक क्वेश्चन के लिए फाइट करोगे। यू कैन ऑब्वियसली डू इट, ठीक है? चलिए आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। प्लीज़ पजल्स की तैयारी करते रहना। ऐसा नहीं है कि भाई ब्रेक आ जाता है या फिर वीकेंड पड़ जाता है तो आप पजल्स की तैयारी छोड़ देते हैं। तो ये वाली हमारी जो सीरीज़ है, जो हम पजल्स की करते हैं, मंडे टू फ्राइडे करते हैं, तो पिछली 5 पजल्स और इस बार की 5 पजल्स जो भी हमारी कवर हो गई हैं, तो प्लीज़ इन्हें कवर कर लेना, आई मीन सारा रिवाइज़ कर लेना। पिछले हफ्ते हमने 4 करी थी, इस हफ्ते हमने 5 कर ली, तो टोटल 9 पजल्स हो चुकी हैं। इनको रिवाइज कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कोई पजल लगती है, आपको लग रहा है कि ये वाली पजल आपसे सॉल्व नहीं हो रही है, तो प्लीज़ आप उसको भी पिन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर के कमेंट में डालना पॉसिबल है, वैसे कर सकते हो, किसी फॉर्म में अटैच कर सकते हो, हमें लगेगा तो हम उसका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आप हमारे कैट या MBA एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए एनरोल करना चाहते हैं, बीट ऑफलाइन या ऑनलाइन बैचेस, तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप ऑफलाइन SSC की क्लासेस या बैंकिंग की क्लासेस के एनरोल कराना चाहते हैं, जिनके एग्जाम्स अभी आने ही वाले हैं, तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन दिए हुए नंबर्स पर, ठीक है? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सेल्फ फेसिंग योरसेल्फ।